अभी दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, कमरों का घोटाला, दारू का घोटाला, बिजली का घोटाला, ये घोटाला तो कांग्रेस के घोटाले से भी बड़ा घोटाला है जो घोटालों की सरकार थी। तो मेरा केवल इतना ही कहना है कि जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों के अंदर अभी तक प्रिंसिपल नहीं है। 8 साल से तो दिल्ली में आप सरकार में बने हुए कौन सा स्कूल आपने खोल दिया? राज्यपाल के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री को दी गई, लेकिन एक भी लैंड के ऊपर स्कूल नहीं खोला गया। क्यों नहीं खोला गया आपने? आप स्कूल के प्रीमिस में जहां 2 मंजिल वहां 3 मंजिल कर रहे हैं, एक भी स्कूल आपके द्वारा नहीं खोला गया। नहीं खोलने का मतलब है कि आपकी मंशा ही नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे, मध्यम परिवार के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ सकें। तो मुझे तो लगता है ऊपर से भ्रष्टाचार नीचे की तरफ आता है। जितने लोग ऊपर बैठे हैं ना, वो भ्रष्टाचार की जननी है। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर तिवारी। आज हम पहुंचे दिल्ली में और आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता जी से। करीब 30 साल का राजनीतिक एक्सपीरियंस है और एक अध्यापक भी है। तो जानेंगे शिक्षा पे क्या काम हुआ दिल्ली में, साथ में भ्रष्टाचार पे भी बातचीत करेंगे और एक लेटर लिखा है इलेक्शन बोर्ड को, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे कि क्या जो इलेक्शन कमीशन था उसको क्या उन्होंने बातें लिखी हैं, और जानेंगे शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ या नहीं हुआ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। 30 साल से आप अध्यापक हो, साथ में आप दिल्ली की राजनीति शिक्षा क्षेत्र में काम हुआ कि नहीं हुआ? देखिएगा, दिल्ली सरकार के द्वारा 9 साल के अंदर आप एक चीज़ नोट करेंगे कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अध्यापक बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अध्यापक के मन में बच्चों के प्रति लगाव है, लेकिन असुरक्षा की भावना है। अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा एक पीटीआई जो बच्चों को किसी न किसी कारण से कि उनके कारणों से डांट रहा था या उसको समझा रहा था, उन बच्चों के द्वारा उस टीचर्स का मर्डर कर दिया गया। तो आखिर वो अध्यापक या वो पीटीआई बच्चों को डांटेगा क्यों? तो इस प्रकार का असुरक्षा का माहौल, और आप सभी स्कूलों में जाके देखिए, जिन स्कूलों को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्कूल बोलते हैं, मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी बोलता है उससे कहिएगा कि आप अपने बच्चे का एडमिशन यदि किसी स्कूल में कराना चाहते हैं तो आपके पास 3 स्कूल हैं। एक पब्लिक स्कूल है, एक केंद्रीय विद्यालय का स्कूल है और एक दिल्ली सरकार का स्कूल है। आप प्रायोरिटी बताइए किस किस में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। तो तीसरे नंबर पर दिल्ली सरकार के स्कूल आएंगे। क्यों? यदि इतनी अच्छे थे तो पहले कैटेगरी पर आने चाहिए थे ना। आज स्कूलों में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां डेस्क कम है, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन क्यों? बच्चे कहाँ बैठे? पता लगता है कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बाहर स्कूल के प्रीमिसेस में आ नहीं रहे। तो मेरा केवल इतना ही कहना है कि जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों के अंदर अभी तक प्रिंसिपल नहीं है और उन स्कूलों के अंदर साइंस नहीं है। जब साइंस ही नहीं है तो उन बच्चों को आप डॉक्टर्स, इंजीनियर कैसे बना पाएंगे? तो वहाँ नंबर 1 उन स्कूलों के अंदर साइंस का क्लासेस चालू की जाए। जिन स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है वहाँ प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट हो, और जहाँ टीचर नहीं है वहाँ टीचर्स भी वहाँ भर्ती किए जाए। मेरा केवल इतना ही कहना है। सर बात करूँ, आप बोल रहे हो कि प्रिंसिपल नहीं है, तो हमने बातचीत की थी विधायक साहब से, तो वो बोल रहे हैं कि यूपीएससी के अंडर में आते हैं, यानी केंद्र सरकार के अंडर में आता है जो प्रिंसिपल की भर्ती, तो वहाँ से होती है। केंद्र सरकार की भर्ती होती है, मान ली यूपीएससी के अंडर में आती है, प्रमोशंस होती हैं, तो आप यूपीएससी को क्या लिखा कि आपने यूपीएससी को कब लिखा कि मुझे इतने प्रिंसिपल की आवश्यकता है? टीचर की भर्ती डीएसएस भी करती है, ये करती है नहीं करती? बच्चों की भर्ती टीचर करता है नहीं करता? लेकिन मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि आप अपनी कमी को यूपीएससी पर डालकर पूरी नहीं कर सकते कि आपका प्रयास अपना कितना था। आप 8 साल से तो दिल्ली में आप सरकार में बने हुए कौन सा स्कूल आपने खोल दिया? आप फारा वाले स्कूल में चले जाइए और ये अपना राजनगर एक्सटेंशन के स्कूल में चले जाइए, वहाँ कौन सा आपका सुधार हो गया? कोई सुधार नहीं हुआ। और जहाँ तक बात करूँ मैं स्कूल के बारे में हम बातचीत की, तो उन्होंने बोले कि डीडीए ज़मीन नहीं दे रही है, तो इसके कारण हमारा स्कूल 13 स्कूलों की लैंड लिखा है। 13 स्कूलों की लैंड राज्यपाल के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री को दी गई, लेकिन एक भी लैंड के ऊपर स्कूल नहीं खोला गया। क्यों नहीं खोला गया आपने?
आप स्कूल के प्रीमिस में जहाँ 2 मंजिल है वहाँ 3 मंजिल कर रहे हैं। एक भी स्कूल आपके द्वारा नहीं खोला गया। नहीं खोलने का मतलब है कि आपकी मंशा ही नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे, मध्यम परिवार के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ सकें। ऐसा नहीं लग रहा है कि रिनोवेशन तो किया उन्होंने, कि पुरानी बिल्डिंग थी उनको तोड़ के रिनोवेट किया। कुछ भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा कि 32 लाख का एक कमरा और 7 लाख का एक टॉयलेट बनाया, उसके ऊपर भी बीजेपी हमलावरी। वो बातचीत या सही थी या ये पॉलिटिकल स्टंट था? नहीं, बिल्कुल सही थी। मैं 2017-18 के अंदर जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना था तो साउथ जोन के अंदर मेरा जाना हुआ। एक स्कूल के दौरे पर हम गए तो वहाँ वो स्कूल की बिल्डिंग देखने नहीं गए थे, बल्कि डेंगू के बारे में जागरूक करने गए थे। वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो हमने देखा वहाँ पानी इकट्ठा था तो पता लगा वो स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि कोई भी आज व्यक्ति, गरीब से गरीब परिवार का व्यक्ति भी अपना मकान बनाता है तो TRN टुकड़ी के मकान को नहीं बनाता। वो स्कूल का कमरा नीला पत्थर जो कि सबसे कच्चा पत्थर होता है और गाटर जो कि जंग लगा था, उसकी फ़ोटो भी मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी को दी। मैंने कहा देखिए, और पता लगा उस स्कूल की लागत उस समय 32 लाख रुपए एक कमरे की लागत आ रही थी और 32 लाख में एक कमरा बन रहा है। कोठी बन जाएगी, और कोठी बन जाएगी, सच पूछे तो कोठी बन जाएगी आज की डेट में पूछे तो। और इतना कहना चाहता हूँ, गाटर का कोई कमरा नहीं बनाता और जंग लगी गाटर थी और नीला पत्थर था। आप ऐसा स्कूल बना के दे रहे हैं, दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अभी दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, कमरों का घोटाला, दारू का घोटाला, बिजली का घोटाला। ये घोटाला तो कांग्रेस के घोटाले से भी बड़ा घोटाला है जो घोटालों की सरकार थी। अभी देखते जाइए कि DTC का भी घोटाला उजागर होने वाला है और उसमें भी बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे। सर, आप सामने से मैं पत्र लिखते हो सरकार को, अपनी सरकार के सेंटर में भी आपने पत्र लिखा। एक ज़मीन की रजिस्ट्री का कुछ पत्र है, अभी आपका सर्कुलर आ रहा है, वायरल हो रहा है, उसमें क्या आपने? देखिएगा, मैं प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ कि उन्होंने PM उदय योजना के अंतर्गत जो अनऑथराइज कॉलोनी में जो लोग रहते थे उनको मालिकाना हक नहीं था, उनको GPA होती थी, जनरल पावर अटॉर्नी। और मालिकाना हक केवल उसी किसान का होता था जिसने कॉलोनाइजरी के द्वारा उस प्लॉट को काटा था। लेकिन मालिकाना हक देने के लिए उन्होंने PM उदय योजना के अंतर्गत रजिस्ट्री का प्रावधान किया। लेकिन अधिकारी जो कि असली राजपूत हैं, असली राजपूत अधिकारी होता है, वो सत्ता के साथ खेल खेलता है। वो प्रधानमंत्री की इस योजना को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। वो भ्रष्टाचार के माध्यम से जो पैसा उनको देता है, डीलर जो रजिस्ट्री का पैसा देता है उसका काम पहले होता है। जो आदमी, एक साधारण व्यक्ति जो अपने सभी डॉक्यूमेंट को पूरा करता है तो उसको कहीं ना कहीं इतना तंग कर दिया जाता है कि वो उस ऑफिस में जाता नहीं, और जाता है तो उसका काम होता नहीं। ये लेटर मैंने राज्यपाल को भी लिखा, ये लेटर मैंने हरदीप पुरी जी को भी लिखा, और ये लेटर मैंने CVC में भी लिखा। भ्रष्टाचार का अड्डा। और हमारा जो PM उदय योजना का ऑफिस जो होशखास था, उसको बड़े प्रयासों से DDA के जब VC मनीष गुप्ता जी हुआ करते थे, बड़े प्रयासों से हम द्वारका सेक्टर 5 में लेके आए। लेकिन द्वारका सेक्टर 5 में भी मैं गया और मैंने अधिकारियों से बात की कि आप गरीब लोगों को इतना तंग ना करें, जिसके कारण वो इस योजना के प्रति, देश के प्रधानमंत्री की इतनी अच्छी योजना को उनके मन में कहीं ना कहीं शंका ना आ जाए कि ये भ्रष्टाचार का आपने अड्डा बना दिया। और मुझे लगता है कि सारे ऑफिसर चेंज कर दिए गए हैं और आने वाले समय के अंदर लोगों को इसमें जो भ्रष्टाचार की जो हमें बू आ रही थी, भ्रष्टाचार जो हो रहा था, नहीं, अब उसके अंदर कमी कहीं ना कहीं आपको नजर आएगी। दूसरी बात करूँ सर, डिजिटल इंडिया की, आप बिल्कुल सही बोले, ऑनलाइन कर दिया गया, लेकिन वेबसाइट चलती किसी की नहीं सरकार की। देखिएगा, ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी होनी चाहिए। पिछला अभी 5 से 3 महीने पहले चुनाव गया MCD का, लाखों वोट काट दिए गए। उसी पर भी मैं आऊँगा सर। उसका भी आपने एक पत्र लिखा है कि लिखने की कोशिश कर रहे हो कि जो बेटी का राशन का, उसमें जो इलेक्शन का वोटर है उसमें है, बाप का नाम काट दिया गया। तो वो कैसे हुआ, कैसे काटा गया? देखिएगा, ये तो एक फ्रॉड है। ये जो आंगनबाड़ी वाली, जो दिल्ली सरकार ने आंगनबाड़ी वाली जो घर घर के अंदर जाकर, हाँ, नाम लिख के आते हैं, वो घर पे जाते नहीं है, वो पड़ोस में कहीं बैठ जाती हैं, उनको पता ही नहीं होता। और जब घर में नहीं जाती तो उनको क्या पता इस घर में कौन रह रहा है। बेटी का वोटिंग कार्ड है, बाप का, मम्मी का वोटिंग कार्ड काट दिया, लाखों वोटिंग कार्ड काट दिया। और मेरे को तो इस बात का चंबा है, वोटिंग कार्ड काटने का कारण बताइएगा। और आज वो वोटिंग कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो पता लगता है कि ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अरे बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे हैं जो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते और कंप्यूटर बजाएंगे। कंप्यूटर में पैसा नहीं लगेगा क्या? लगेगा। ऑफलाइन कर देते, ऑफलाइन करने के बाद अपना सेंटर वहाँ खोलना चाहिए। एक वार्ड में अनुमानित है औसतन 5 से 6 हज़ार वोटिंग कार्ड काट दिए। क्यों काट दिए? कि क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उनको ये पूछना चाहिए, आपने वोटिंग कार्ड काटने का आधार बताइए, क्या उसके घर में गए थे आप?
पिता वहीं बैठा है, बेटी वहीं है, बेटी का बना पिता का काट दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो मैं तो चुनाव आयोग से इस बात को कहूँगा, जिसने वोटिंग कार्ड काटा है उससे पूछा जाए कि वोटिंग कार्ड काटने का आधार क्या था, और यदि वो आधार गलत था कि इंटेंशनली था तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, और ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी वोटिंग कार्ड बनाने का काम होना चाहिए। अब हम ऑफलाइन अप्लाई कर रहे थे कल, पता लगा वो बंद कर दिया। वो चली नहीं रही, नहीं चल रही है, वेबसाइट चली नहीं रही, प्रॉब्लम हैक हो रखी है। तो आप हैक हो रखी, पहले उसमें सुधार करो, और कितने लोग अप्लाई करेंगे। तो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी करो, जिसके कारण जब पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम डेवलप हो जाए तो ऑफलाइन को हटा दो। आप ऐसा सिस्टम ला के डाउनलोड कर देते हो जिससे गरीब व्यक्ति तंग हो, और तंग हो तो भ्रष्टाचार को। तो मुझे तो लगता है ऊपर से भ्रष्टाचार नीचे की तरफ आता है। जितने लोग ऊपर बैठे हैं ना, वो भ्रष्टाचार की जननी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू। आज हमारे साथ थे डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता, और उन्होंने अपना पक्ष रखा बीजेपी को लेकर, और भ्रष्टाचार के ऊपर भी बार बार पत्र लिखते रहते हैं। और ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि जब आपका सिस्टम फुल्ली डिजिटल हो जाएगा तब आप उसको ऑफलाइन का जो प्रोसीजर है उसको बंद करना चाहिए। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।